हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेज़ॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 19 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति जो कि एक वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन है, इसको किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली मिशन शक्ति को लॉन्च किया गया है यूपी में। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा मिशन शक्ति कैंपेन लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है? पर्पस है वुमेन्स के खिलाफ होने वाले जितने भी क्राइम्स हैं उनको रोकना और उसके विषय में लोगों को अवेयर करना। तो मिशन शक्ति इसको यूपी में लॉन्च किया गया है। यूपी में कहाँ से लॉन्च किया गया है? देखिए, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहां पर देवी पाटन शक्तिपीठ, क्या देवी पाटन शक्तिपीठ, वहीं से मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है। तो जो लोग यूपी के एग्जाम देने वाले हैं वो याद रखें, देवी पाटन शक्तिपीठ बलरामपुर यूपी में है। देखिए, यूपी के जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर एक एक विमेन नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट की जाएगी मिशन शक्ति के अंतर्गत। यूपी की बात करें तो ये है मैप में यूपी। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितने भी यूपी के पुलिस स्टेशन हैं वहां पर विमेन हेल्प डेस्क अपॉइंट की थी। आप इतना याद रखिएगा। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू और इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी दोनों यूपी में ही बनी थी। आप याद रखिएगा। यूपी की कैपिटल जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा पहली बार कितने अमाउंट के स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज कंडक्ट किया जाएगा? तो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो 10,000 करोड़, कितना? 10,000 करोड़ के स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज करेगी। आप सभी को पता है ओपन मार्केट ऑपरेशन ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल है आरबीआई का। इसके द्वारा मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है वापस। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं उनको ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत परचेज किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि 10,000 करोड़ के स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत परचेज किया जाएगा। आरबीआई की बात करें तो कुछ दिन पहले ही 1,00,000 करोड़ रुपए के टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को लॉन्च किया था आरबीआई ने 3 वर्षों के लिए। तो आप ये भी याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कहां पे? कोलकाता में। बाद में 1937 को आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। वर्तमान में आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में। और जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं ये आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में लिस्ट होती हैं, आरबीआई एक्ट की सेकंड शेड्यूल में। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसीए के अनअपोज्ड प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो बिना प्रतिरोध के डीडीसीए के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं रोहन जेटली। रोहन जेटली, ये देखिए, ये हैं रोहन जेटली। ये डीडीसीए के अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बन गए हैं। डीडीसीए मतलब दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। अभी तक रजत शर्मा इसके प्रेसिडेंट थे। उनके रिजाइन देने के बाद रोहन जेटली डीडीसीए के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। रोहन जेटली जी अरुण जेटली के पुत्र हैं। अरुण जेटली भी 2013 तक डीडीसीए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आप देखिएगा, डीडीसीए दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन 1883 में इसकी स्थापना हुई थी, काफी पुराना है। और दिल्ली का जो स्टेडियम है अरुण जेटली स्टेडियम, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में 56 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली यंगेस्ट वुमेन कौन बन गई हैं? तो यंगेस्ट वुमेन बनी हैं ऐश्वर्या श्रीधर। ये देखिए, ये हैं ऐश्वर्या श्रीधर। मुंबई से बिलोंग करती हैं और मात्र 23 ईयर्स की हैं। इनको इस बार का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। आप याद रखिएगा, ऐश्वर्या श्रीधर मुंबई से बिलोंग करती हैं। इनकी जो फोटोग्राफ्स हैं वाइल्ड लाइफ की, उसके कलेक्शन का नाम क्या है? तो उसके कलेक्शन का नाम याद रखिएगा, लाइट्स ऑफ पैशन। क्या नाम है? लाइट्स ऑफ पैशन। तो 56 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ऐश्वर्या श्रीधर। फर्स्ट इंडियन वुमेन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ यंगेस्ट वुमेन है वर्ल्ड की जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो आप याद रखिएगा,
ऐश्वर्या श्रीधर, ये बिलोंग करती हैं मुंबई से। रिसेंटली लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, वहीं पर ये अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा ITR चांदीपुर से पृथ्वी टू मिसाइल का सक्सेसफुली नाइट टेस्ट किया गया है। आपको बताना है ITR चांदीपुर ये किस स्टेट में स्थित है। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ये स्थित है ओडिशा में। तो ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से रिसेंटली पृथ्वी टू मिसाइल का सक्सेसफुली नाइट टेस्ट किया गया है, यानी पहली बार रात में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है पृथ्वी टू मिसाइल का। देखिए पृथ्वी टू मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। टोटल कैपेसिटी है इसकी 250 किलोमीटर, आप याद रखिएगा। खास बात क्या है, जो पृथ्वी टू हमारी मिसाइल है इसको IGMDP प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया था, और IGMDP प्रोग्राम के तहत डेवलप होने वाली पृथ्वी टू पहली मिसाइल है। IGMDP प्रोग्राम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1982 में लॉन्च हुआ था अब्दुल कलाम जी के लीडरशिप में। तो आप देखिएगा IGMDP प्रोग्राम 1982 में लॉन्च हुआ था अब्दुल कलाम की लीडरशिप में, और उसी के अंतर्गत पृथ्वी टू पहली मिसाइल डेवलप की गई थी। पहली बार इसका नाइट टेस्ट हुआ है कहाँ से, चांदीपुर टेस्ट रेंज ओडिशा से। पृथ्वी टू मिसाइल लिक्विड ईंधन पे चलती है और न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। क्योंकि DRDO ने टेस्ट किया है तो DRDO की बात कर लें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर DRDO कहाँ है, न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है, G सतीश रेड्डी। और DRDO का मोटो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये है DRDO का मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमर गुल द्वारा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया गया है। आपको बताना है उमर गुल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो उमर गुल बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। ये देखिए ये हैं उमर गुल, रिसेंटली इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। मुझे आज भी वो मैच याद है इनका, जब इंडिया के खिलाफ पहली बार इन्होंने खेला था और लगभग 6 विकेट लिए थे। तो उमर गुल पाकिस्तान के रहने वाले हैं, रिसेंटली क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास यानी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये है मैप में पाकिस्तान, कैपिटल तो इस्लामाबाद आप सभी को पता है। पाकिस्तान को FATF ने वापस से ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के, इमरान खान। प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं प्रदीप घोष, ये देखिए ये हैं प्रदीप घोष। देखिए वॉइस आर्टिस्ट हैं, यानी कि डबिंग करते थे, बंगाल के रहने वाले हैं प्रदीप घोष। रिसेंटली इनका निधन हो गया, कोलकाता में निधन हुआ है प्रदीप घोष का, आप याद रखिएगा। ये कौन है, ये हैं कपिल देव कामत, बिहार के पंचायती राज मिनिस्टर थे। कपिल देव कामत बिहार के पंचायती राज मिनिस्टर थे, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। JDU पार्टी से बिलोंग करते थे। कुछ दिन पहले मैंने एक विनोद कुमार सिंह बताया था, वो भी बिहार के ही पॉलिटिकल पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने INS सिंधुवीर जो कि एक किलो क्लास सबमरीन है, किस कंट्री को डिलीवर की है। तो इंडिया द्वारा INS सिंधुवीर दिया गया है म्यांमार को। इंडिया और म्यांमार के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को और बेहतर करने के लिए इंडिया द्वारा INS सिंधुवीर जो कि एक किलो क्लास सबमरीन है, इसको दिया गया है म्यांमार को। देखिए म्यांमार नेवी की ये पहली सबमरीन होगी, अभी तक म्यांमार नेवी के पास एक भी सबमरीन नहीं थी। तो INS सिंधुवीर ये एक किलो क्लास सबमरीन है। किलो क्लास मतलब डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, आप देखिएगा 45 दिनों तक ये पानी के नीचे भी रह सकती है। INS सिंधुवीर रिसेंटली म्यांमार को दे दी गई है। देखिए सागर, जो PM मोदी का सागर विजन है, उसी के अंतर्गत ये INS सिंधुवीर दी गई है। सागर का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। सागर मतलब सिक्योरिटीज एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, PM मोदी ने अनाउंस किया था, उसी के तहत ये INS सिंधुवीर दी गई है म्यांमार को। म्यांमार की बात करें तो ये है मैप में म्यांमार। कैपिटल क्या है, नेपेदाव। करेंसी क्या है, बर्मीज क्यात। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, विन मिंट यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इंडिया और म्यांमार आपस में 1935 में अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, रिसेंटली इसने अपना 36 रेजिंग डे मनाया है। आपको बताना है इसका गठन कब हुआ था। तो NSG का गठन हुआ था 15 अक्टूबर 1984 को। देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले NSG का गठन हो गया था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये सुरक्षा प्रोवाइड करता है टेररिस्ट अटैक के खिलाफ, और बाकी कई सारी चीज़ें हैं जिनके खिलाफ ये सुरक्षा प्रोवाइड करता है। हर बार की तरह हरियाणा के मानेसर में NSG का जो रेजिंग डे था उसको मनाया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम मिनिस्ट्री जो G किशन रेड्डी हैं, उनके द्वारा NSG 36 रेजिंग डे को सेलिब्रेट किया गया है।
एनएसजी के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? एस देसवाल इस समय एनएसजी के भी डायरेक्टर जनरल हैं। यहाँ पर देखिएगा एनएसजी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो याद रखिएगा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करता है एनएसजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री द्वारा स्टूडेंट मूवमेंट के कारण स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई? तो रिसेंटली राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है थाईलैंड द्वारा। थाईलैंड में डेमोक्रेसी लाने के लिए स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा एक आंदोलन चला रखा है, जिसको देखते हुए थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चान ओचा, कौन? प्रयुत चान ओचा द्वारा स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। देखिए थाईलैंड में मोनार्की सिस्टम है, यानी आज भी वहाँ पर राजा प्रजा वाला काम चलता है। तो उससे छुट्टी पाने के लिए और डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था थाईलैंड में। उसको देखते हुए आपातकाल स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थाईलैंड में। ये मैप में देखिए थाईलैंड, ये है थाईलैंड। कैपिटल क्या है इसकी? बैंकॉक। करेंसी क्या है? थाई बाहट, BAHT, थाई बाहट इसकी करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर मैंने अभी बताया आपको प्रयुत चान ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंसेट के अनुसार 2019 के दौरान इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा क्या रही है? तो लैंसेट जो कि लंदन से पब्लिश होने वाला एक मेडिकल जर्नल है, इसके तहत 2019 में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रही है 70.8 ईयर्स। यानी इंडिया में जो एवरेज एज होती है लोगों की वो 70.8 ईयर्स होती है। लांसेट मैगजीन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें कहा गया कि 1990 के दौरान इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 59.6 ईयर थी। कितना थी? 59.6, 59.6 ईयर थी 1990 में, जो कि 2019 के दौरान बढ़कर हो गई 70.8 ईयर्स। यानी लगभग 10 वर्षों का फायदा हुआ है पिछले 20 वर्षों में, 20 से 30 वर्षों में। तो आप इतना याद रखिएगा, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस समय 70.8 ईयर्स है अकॉर्डिंग टू लांसेट मैगजीन। लांसेट मैगजीन ने कहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो केरल की है 77.3 ईयर्स। केरल की मैक्सिमम है और यूपी की मिनिमम है, यूपी की है 66.9 ईयर। लांसेट ब्रिटेन से पब्लिश होने वाला एक मेडिकल जर्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण जो टीबी के केसेस हैं वो कितने वर्ष पहले के केसेस के बराबर हो जाएंगे? तो रिसेंटली WHO ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत टीबी के केसेस 8 वर्ष पहले जितने केसेस थे उतने ही केसेस हो जाएंगे। तो 8 वर्ष पहले के बराबर टीबी केसेस हो जाएंगे कोविड-19 के कारण, कहा गया है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में। देखिए वर्तमान में टीबी से होने वाली मौतों की संख्या है 0.2 मिलियन, यानी 2 लाख लोग प्रत्येक वर्ष टीबी से मौत हो जाती है उनकी। लेकिन WHO के अनुसार कोविड-19 के कारण ये आंकड़ा बढ़कर हो जाएगा 0.4 मिलियन, यानी 4 लाख लोगों की मौत हो जाएगी सिर्फ टीबी से। तो रिसेंटली WHO ने जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया है कि टीबी के केसेस जितने 8 वर्ष पहले थे उसी स्थान पर हम लोग पहुंच जाएंगे ड्यू टू कोविड-19। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है, आप देखिएगा। अगर बात करें ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के मामलों में तो इंडिया से सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहैनम, इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, चेन्नई से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर वीक कब तक ऑब्जर्व किया जाएगा? तो इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर वीक को 22 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया जाएगा। देखिए 16 अक्टूबर जब आपका वर्ल्ड फूड डे था, उससे लेकर 22 अक्टूबर तक इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, CII और बाकी कई सारी संस्थाएं हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक 2020 ऑब्जर्व किया रहा है 16 से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ये इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है। देखिए इसी दौरान यानी इसी वीक के दौरान अन्न देवो भव कैंपेन भी लॉन्च किया गया है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर द्वारा। इस समय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन कर दिया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने ही अन्न देवो भव कैंपेन भी लॉन्च किया है फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए। देखिए इस समय 2 मिनिस्टर चेंज हुए हैं। एक कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, ये बन गए हैं पीयूष गोयल, क्योंकि रामविलास पासवान की डेथ हो गई है। दूसरे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये हो गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर,
क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन कर दिया है। और इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक ये 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कला संस्कृति विकास योजना, यहाँ देखिए आप, कला संस्कृति विकास योजना की नई गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जारी की है। आपको बताना है कला संस्कृति विकास योजना किस वर्ष में लॉन्च की गई थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा कला संस्कृति विकास योजना को लॉन्च किया गया था 2003 में। इंडिया में कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए कला संस्कृति विकास योजना को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा लॉन्च किया गया था 2013 में। देखिए कोविड-19 चल रहा था, इससे इंडिया का कल्चर बहुत इफेक्ट हुआ है, क्योंकि ये फिजिकली ऑर्गेनाइज किए जाते थे कल्चरल इवेंट, तो कला संस्कृति विकास योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई कोविड-19 के दौरान। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें क्या होगा, कला संस्कृति विकास योजना के तहत जो फिजिकल कंसर्ट ऑर्गेनाइज किए जाते थे अब उनको वर्चुअल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी जितने भी कल्चरल इवेंट होंगे उनको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो हमारी कला संस्कृति विकास योजना है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2013 में लॉन्च की गई थी। और आप देखिएगा इसको परफॉर्मिंग आर्ट ब्यूरो के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट ब्यूरो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्क द्वारा टीआरपी रिपोर्ट को कितने महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो बार्क द्वारा टीआरपी रिपोर्ट को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। रिसेंटली टीआरपी को लेकर बहुत विवाद हुआ है। इंडिया टुडे का कुछ डॉक्यूमेंट लीक हो गए, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया, जिसको देखते हुए बार्क ने कहा है कि जो वीकली आधार पर टीआरपी रिपोर्ट जारी होती थी उसको 3 महीने तक सस्पेंड कर दिया जाएगा। टीआरपी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, ये है टीआरपी का फुल फॉर्म। बार्क की बात करें क्योंकि इसने कैंसिल किया इसको, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये मुंबई में स्थित है। स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 2010 में। इस समय बार्क के चेयरमैन कौन है, पुनीत गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ की वर्चुअल मीटिंग को किस कंट्री द्वारा होस्ट किया गया है रिसेंटली। हालांकि इस समय इंडिया जो एससीओ के प्रेसिडेंट हैं वो है रशिया, एससीओ की प्रेसिडेंसी इस समय रशिया के पास है, लेकिन रिसेंटली एससीओ की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसको होस्ट किया था इंडिया ने। बाकी सारी मीटिंग्स रशिया ही होस्ट कर रहा है, लेकिन ये वर्चुअल मीटिंग रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी, हमारे एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया इसमें, इसको इंडिया द्वारा होस्ट किया गया। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए मैप में, ये है एससीओ के मेंबर कंट्रीज, 8 मेंबर कंट्रीज हैं। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। इंडिया इसका मेंबर कब बना, तो 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना। देखिए एससीओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है इस समय, व्लादिमीर नोरोव। कौन है, व्लादिमीर नोरोव। अच्छा, एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है बीजिंग में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जश्न हुरूद, जश्न हुरूद एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, इसको किस स्टेट या यूटी में इनॉग्रेट किया गया है। तो जश्न हुरूद को इनॉग्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, नाम क्या है उनका, नाम है उनका मनोज कुमार सिन्हा। उनके जो एडवाइज़र हैं बशीर खान, बशीर खान के द्वारा ये जश्न हुरूद इनॉग्रेट किया गया है। ये जम्मू कश्मीर का लोकल म्यूजिकल कंसर्ट है, इसमें जो फोक आर्ट्स होंगी जम्मू कश्मीर की उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप देखिएगा जश्न हुरूद जम्मू कश्मीर का म्यूजिकल कंसर्ट है, जिसको बशीर खान द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। 2 दिनों तक ये म्यूजिकल कंसर्ट चलेगा। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो एक दिन पहले मैंने पढ़ाया था माई टाउन माई प्राइड कैंपेन। क्या, माई टाउन माई प्राइड कैंपेन जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ सखी वन स्टॉप सर्विस सेंटर, ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में ही लॉन्च किया गया था। जम्मू कश्मीर रिसेंटली 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का यूटी के रूप में गठन हुआ था। यहाँ के इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन आर्म फोर्स द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप की गई है। तो रिसेंटली सीआरपीएफ ने आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि सीआरपीएफ अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी को और बेहतर कर सके। तो रिसर्च यानी अनुसंधान एंड डेवलपमेंट यानी विकास, तो अनुसंधान और विकास क्षमता को और बेहतर करने के लिए सीआरपीएफ द्वारा आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप की गई है। ये देखिए, ये है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में। सीआरपीएफ का मोटो क्या है, सेवा और निष्ठा। इस समय सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, एपी महेश्वरी। तो आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत टोटल 5 आर्म फोर्सेस हैं, उन्हीं में से एक है सीआरपीएफ।
आज की वीडियो से ये क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।